गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन आज पढ़ेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का मतलब कि जिसमें उन्नयन होगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा, तो यहाँ पर दे रखा है कि उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है कि इसके अंदर वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर दे रखा है जैसे डेल टी बी समानुपाती होता है एम से। स्मॉल एम को बोलते हैं मोललता। तो यदि समानुपाती साइन हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा क्या, अपने पास समानुपाती साइन हटेगा तो इसकी जगह आएगा के बी को बोलते हैं, एक नेतांक होता है के बी। उस नेतांक का नाम है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक नेतांक। दो डेल टी बी बराबर के बी स्मॉल एम, तो के बी को बोलेंगे नेतांक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। उसी प्रकार डेल टी बी बराबर के बी एम का मतलब होता है मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल क्या होता है W2 बटा W1 बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, तो द्रव्यमान को शो करते हैं M2B से। यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो उसको 1000 से गुणा करते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिया। उसी प्रकार इसका सूत्र आ जाएगा डेल टी बी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू W2 बटा MB2 इंटू W1। ये इसका सूत्र आ गया। अब इसके डायग्राम द्वारा इसको शो करते हैं। डायग्राम खींचते हैं वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच में। किसमें खींचते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि में। तो इसमें दे रखा है वाष्प दाब और तापमान के बीच में दो चीज़ें होती हैं, शुद्ध विलायक और विलयन का एक कर्व खींचते हैं। तो किसके बीच में, टी नोट बी और टी बी के बीच में, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है डेल टी बी। अब आपने देखा है कि टी बी ज़्यादा होता है टी नोट बी से। टी बी ज़्यादा कैसा होगा कि कर्व, तो विलयन का कर्व टी बी के समानुपाती खींच रहा है, तो यहाँ से विलयन का टी बी से खींचते हो तो टी बी का मान ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो टी बी का मान ज़्यादा होगा टी नोट बी से। तो यहाँ पर टी नोट बी शुद्ध विलायक का को टी नोट बी से शो कर रखा है, तो विलयन का ज़्यादा होता है वैसे विलायक से। इसी प्रकार डायग्राम बन गया। अब तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी, कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी कमी हो रही है। हिमांक में अवनमन मतलब कमी। अब तुम कमी की परिभाषा देखो, उसके बाद में उसका डायग्राम, वही उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल देखेंगे। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उनकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्या दे रखा है, किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है, पदार्थ का वह हिमांक बिंदु है। अर्थात एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। एक विलयन का तभी या जब ही हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। इसे ही हिमांक में कमी को हिमांक में अवनमन या कमी कहते हैं। इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अवनमन मतलब कमी हिमांक में। अब ठोस और शुद्ध विलायक के बीच में ग्राफ कर्व खींच रखा है, तो ठोस और शुद्ध विलायक के बीच में टी नोट एफ से शो करते हैं, और विलयन का वाष्प दाब और ठोस के बीच टी एफ होता है। तो डेल टी एफ क्या होता है, डेल टी एफ होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। डेल टी एफ होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो टी नोट एफ का मान ज़्यादा पूरा है, शुद्ध विलायक और ठोस के बीच का है तो ज़्यादा होगा, और टी एफ विलयन का वाष्प दाब और ठोस के बीच में, इसलिए इसका कम होगा। तो अपन ने देखा है कि डेल टी एफ समानुपाती होता है मोललता के। तो यदि समानुपाती कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा, उस स्थिरांक है के एफ।
यहाँ पर KFP लिख सकते हैं या TFP लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी लिखो। ये अपने अपने अलग अलग टीचर का अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे मैंने डेल TF समानुपाती की जगह मैंने KF लिख दिया इंटू M। KF क्या होता है? हिमांक अवनमन स्थिरांक या नियतांक। यदि मैं यहाँ पर KF की जगह TF लिखता हूँ तो TFP हिमांक अवनमन स्थिरांक या नियतांक हो जाएगा। उसी प्रकार डेल TF क्या होता है? हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी। KF मोलालता का सूत्र होता है विलेय के मोल W2/W1। उसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर इसको MF2 F दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, हिमांक तो F दे दिया यहाँ पर। उसी प्रकार TF क्या है? विलेन का हिमांक बिंदु। T0F क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। उसी प्रकार डेल TF बराबर KF इंटू W2/W1 1000/MF2, ये इसका सूत्र दे रखा है। अब इसका एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम क्या है? वाष्प दाब के बीच में और तापमान के बीच में। TF विलेन का है, T0F विलायक का है। दोनों के बीच डेल TF दूरी है और ये ठोस विलायक है। ठोस विलायक में द्रव विलायक ऊपर की ओर और विलेन नीचे की ओर। इस प्रकार वाष्प दाब और तापमान के बीच में एक कर्व खींच रखा है। उसी प्रकार देखते हैं प्राशन दाब और प्राशन क्या होता है। प्राशन दाब और प्राशन क्या होता है इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जिस डायग्राम के अंदर एक के अंदर विलेन बना हुआ है। विलेन के अंदर क्या है? दो प्रकार का सॉल्यूशन है, विलायक और विलेय का। तो विलेय होता है सोडियम क्लोराइड और विलायक होता है जल, दोनों को मिलाकर बनते हैं विलेन। तो इसके अंदर एक प्राशन दाब लगा रखा है ऊपर से, वो है पाई। अब प्राशन दाब जब विलेन के कणु अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता है तो दूसरे कंटेनर में जाता है तो उसमें शुद्ध विलेन या जल जाएगा। वो जल क्या होता है? हमेशा विलायक फॉर्म में होता है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं प्राशन दाब की क्या होती है। वे झिल्लियाँ जिनमें से विलायक या जल के अणु गुजर सकते हैं परंतु विलेय नमक के अणु गमन नहीं कर सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। पहले तो SPM की फुल फॉर्म क्या होती है आ सकती है एग्जाम के अंदर? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्लियाँ जिसमें विलायक जल के अणु गुजर सकते हैं पर विलेय या नमक के NaCl के अणु गमन नहीं कर सकते, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली या SPM कहते हैं। अब देखना इसके आगे वाला पार्ट। जब अर्धपारगम्य झिल्ली SPM के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होता है तो इस प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। जब अर्धपारगम्य झिल्ली या SPM से द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होता है तो इस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। अतः शुद्ध विलायक के कण जब विलेन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं तो इस क्रिया को प्राशन कहते हैं। शुद्ध विलायक के कण जब विलेन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं तो इस क्रिया को प्राशन कहते हैं। उसी प्रकार प्राशन दाब की परिभाषा देखते हैं। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलेन की ओर प्रवाह विलेन का अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जाता है, उसे प्राशन दाब कहते हैं। अब प्राशन दाब की परिभाषा पढ़ ली अपन ने। अब प्रतिलोम प्राशन क्या होता है? प्रतिलोम मतलब विपरीत प्राशन क्या होता है? जब शुद्ध विलायक भर रखा है इस कंटेनर के अंदर, वाटर इधर आ रहा है शुद्ध जल की ओर, वो अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है यहाँ पर, और जब पाई का मान बढ़ाते हैं, प्राशन दाब का मान बढ़ाते हैं तो विलेन में होता है विलायक प्लस वाष्पशील ठोस विलेय होता है। तो देखना इसकी परिभाषा क्या है। जब विलेन पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो प्राशन की दिशा बदल जाती है, इससे प्रतिलोम प्राशन या विपरीत प्राशन कहते हैं। जब शुद्ध विलायक विलेन से विलायक की ओर गमन करता है तो इसे प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। अब इसके कुछ नोट द्वारा इसका डेरिवेशन पार्ट दे रखा है प्राशन दाब का। प्राशन दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। प्राशन दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी संख्या पर। प्राशन दाब ताप व सांद्रता के समानुपाती होती हैं। पाई होता है प्राशन दाब वो समानुपाती होता है C सांद्रता के, वही पाई प्राशन दाब होता है वो समानुपाती होता है तापमान के। तो अपन कह सकते हैं प्राशन दाब पाई सांद्रता C व तापमान T के समानुपाती होता है। पहली प्राशन दाब सांद्रता के समानुपाती होता है तो उसको समीकरण 1 से
प्रश्न दाब तापमान के समानुपाती होता है समीकरण 2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से पाई समानुपाती होता है सांद्रता और तापमान के। तो पाई यदि समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है सी, उसको बोलते हैं गैस स्थिरांक। तो पाई बराबर CRT। अब देखना अपने पास कि समप्रासरी क्या होता है, अतिप्रासरी क्या होता है, अलपरासरी क्या होता है। इन तीनों की परिभाषा देखते हैं। समप्रासरी, अलपरासरी एवं अतिप्रासरी विलयन, वे विलयन जिनके प्रश्न दाब एक समान होते हैं उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। वह विलयन जिनके प्रश्न दाब एक समान होते हैं उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। विलयन जिनके प्रश्न दाब एक समान होंगे उसको तो समप्रासरी विलयन कहते हैं। अब दूसरा देखना कि दो विलयन में जिस विलयन का प्रश्न दाब कम होता है उसे अलपरासरी विलयन कहते हैं, और जिसका प्रश्न दाब अधिक होता है उसे अतिप्रासरी विलयन कहते हैं। दो विलयन दे रखे जिसमें एक का प्रश्न दाब ऑब्वियसली कम है, एक का ज़्यादा है, तो जिसका कम होगा उसको तो अलपरासरी विलयन कहते हैं और जिसका ज़्यादा होगा उसको अतिप्रासरी विलयन कहते हैं। अब दूसरा देखना आप कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है। असामान्य का मतलब क्या होता है? अपन ने कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया कि मेरे पास, अपन ने जैसे अपन किसी गांव में गया और गांव में जाने के बाद वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग आदमी के पास अपन ने अनुमान लगाया कि इसके पास 60 रुपये अपनी जेब में हो सकते हैं, पर उसके पास 60 रुपये न निकल के उसके पास 65 रुपये निकल जाए या उसके पास 55 रुपये निकल जाए। तो अपन ने अनुमान लगाया था, उस अनुमान से कम या ज़्यादा पैसे निकले उसको क्या बोलते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे 1 सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो Na+ Cl नेगेटिव आयन में टूटता है। उसी प्रकार 2 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH को तोड़ते हैं तो 1 मोल एसिटिक एसिड और दूसरा मोल एसिटिक एसिड। तो I का मान क्या होता है? 2 दे रखा है इसमें, तो 2 में 1 का भाग दे देंगे तो 2। और यहाँ पर I का मान निकालते हैं तो 1 में 1/2 बराबर 0.5। इसमें पहले वाले में I का मान क्या होगा? 2 आयन हो गए, आयन के अंदर मोल का भाग दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है? 1 ही है, 1 के अंदर 2 का मोल का भाग दे देते हैं तो 0.5 आ गया। तो वन टाप गुणांक का मान एसिटिक एसिड के अंदर 2 मोल है तो 0.5, सोडियम क्लोराइड के अंदर 1 है तो इसका 2 आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अब वन टाप गुणांक निकालते हैं। वन टाप गुणांक क्या होता है? वन टाप गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। वन टाप गुणांक को I से शो करते हैं। यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन या संयोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या मोलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि और कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। क्या समझ में आया अपने पास? वन टाप गुणांक I, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन या संयोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या मोलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि और कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। वन टाप गुणांक को I से शो करते हैं बराबर के प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अथवा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। अब I का मान एक सूत्र और होता है, संगुणन तथा वियोजन के पश्चात मोल बटा संगुणन या वियोजन के पूर्व मोल, या तो बाद वाले या पहले वाले। वन टाप ने एक वन टाप गुणांक I प्रतिपादित किया जिसके द्वारा विलेय के आयनन या की मात्रा या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जाती है। वन टाप ने एक वन टाप गुणांक I प्रतिपादित किया जिसके द्वारा विलेय के आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। I बराबर 1 विलेय का विलयन में
संगुणन या वियोजन नहीं होता। I का मान यदि 1 है तो न तो संगुणन होगा न वियोजन होगा। यदि I का मान 1 से अधिक है तो विलेय का आयनन या वियोजन होता है। I का मान 1 से कम होगा तो विलेय का संगुणन या संयोजन होता है। वन टॉप गुणांक को सम्मिलित करने पर अणुसंख्यक गुणों के सामान्य समीकरण निम्नानुसार प्रदर्शित हो जाती हैं। डेल पी बटा पी नोट वन का मान क्या होता है? पी नोट वन माइनस पी वन बटा पी नोट वन बराबर आई एन टू बटा एन वन, इसको एक्स टू से शो करते हैं। तो डेल टी बी बराबर आई के बी एम, एम का मतलब होता है मोललता, तो डेल टी एफ आई के एफ एम से, तो पाई बराबर आई सी आर टी, इस प्रकार शो करते हैं। अब एग्जांपल देखना तुम कि वन टॉप गुणांक कैसे निकालते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का एक मोल है तो उसको आयनों में तोड़ते हैं Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो I बराबर संगुणित या वियोजित, मतलब दो आयनों में टूटा है तो 2 मोल कितना 1, तो 2/1 बराबर 2। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है तो Ca+2 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 और 1 और 2 3 हो गए, तो 3/1 ही यहाँ पर 1 मोल है तो 3/1/3। 2 एसिटिक एसिड है तो 1 मोल होगा तो इसका तो 1/2 बराबर 0.5 मोल। तो इस प्रकार अपन इसके I का मान वन टॉप गुणांक निकाल देते हैं। इसी प्रकार ये सेकंड वाला जो विलेन वाला पार्ट है ये अपने पास कंप्लीट रूप से पूरा हो गया। अपन ने फर्स्ट वाला ठोस अवस्था पूरा कर लिया, सेकंड वाला विलेन पूरा कर लिया। चैप्टर नंबर 4 अपन केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट बचा हुआ है, फिर वो भी पूरा हो जाएगा। उसी के साथ फिर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास मोटे मोटे तौर पर 3 चैप्टर पूरे हो गए। अपन 4th वाला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जो 3rd वाला चैप्टर है अपन अपने 4th नंबर पे रखा है, उसको अपन पढ़ेंगे अगली टाइम। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो। और आपको इतना अच्छा मैटर दिया हुआ है कि आप जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आओगे उसके बाद में इन वीडियो से आप मिलान करना कि आपकी जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर जो 56 नंबर का पेपर होता है उसके नंबर से सिंगल डिजिट मतलब ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कोचिंग में ट्राई कर लो, उसके नोट्स भी मिला लेना और ये भी मिला लेना, फिर पता लगेगा आपको कि अच्छा क्या होता है। बस गाइस सपोर्ट बनाए रखें। अभी के लिए थैंक यू और धन्यवाद।